हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम देखने वाले हैं अपना टॉपिक जो कि है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसमें सभी तरह के साइट्स जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं जो इंडिया में इस समय मौजूद हैं, क्योंकि आपके हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को की स्थापना जो है वो 1945 में स्थायी शांति बनाए रखने के रूप में मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए की गई थी। यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है। मतलब सिंपल तौर पर ऐसा समझ सकते हैं कि यूनेस्को जो संगठन है वो हर एक जगह को जो ऐतिहासिक और साइंटिफिक तौर से महत्वपूर्ण है उस जगह के लिए, वहाँ के पीछे कोई इतिहास छुपा हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी हुई है, तो उस जगह को वो संरक्षण करने के लिए अपने अधिकार के अंडर में ले लेता है। मतलब वहाँ की देखभाल करेगा या फिर वहाँ पे जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो यूनेस्को की तरफ से वहाँ पे वो चीज़ें करी जाएंगी जो कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व रखती हैं। ऐसे स्थल वो इंडिया में भी है, इंडिया से बाहर भी ऐसी बहुत सारी वर्ल्ड में जगह पे हैं जहाँ पे यूनेस्को अपनी तरफ से उन सभी का ध्यान रखता है। मतलब ऐसी इमारत हो सकती हैं, झील या फिर ऐसी कोई संरक्षण वाली जगह हो सकती है, तो वो सभी यूनेस्को के अंडर में आ जाती हैं ताकि यूनेस्को अपनी तरह से उसका देखभाल कर सके। फिर अगला है, ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जो है वो 42 मूर्त विरासत धरोहर स्थल और 34 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है और 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। तो इस वीडियो में हम 42 मूर्त विरासत धरोहर स्थल को देखने वाले हैं। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य जो है वो बना। भारत ने 14 नवंबर 1977 को इस सम्मेलन को स्वीकार कर लिया था। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल इटली में है जो कि 59 है, जो कि भारत से भी ज़्यादा है। अगला है सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर कार्डोबा है जो कि स्पेन में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सर्वाधिक स्थल यूनेस्को वाला जो शहर है वो कार्डोबा है जो कि स्पेन में है। ये इंडिया का इमेज है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी जगह जो हैं वो यूनेस्को के द्वारा अंडर में है और इन्हीं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे माना जाता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, जो कि आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो है, विश्व धरोहर स्थल भारत के यूनेस्को के साइट्स जो भी हैं और उनका जो घोषित वर्ष है, डिक्लेयर वर्ष, कि ये इस डेट को या फिर इस ईयर को यहाँ पे यूनेस्को में शामिल हो गया था। पहला आता है हमारा जो कि है आगरा का किला, जो यूपी में है और इसे 1983 को घोषित किया गया था। मतलब यूनेस्को में ये शामिल हो गया था। तो जो भी ये वर्ष लिखे हुए हैं ये यूनेस्को में शामिल होने वाले वर्ष हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आगरा का किला जो यूपी में है वो 1983 को शामिल हो गया था और ये भारत का पहला अकबर द्वारा निर्मित था। जो हमारा मुग़ल काल शासन था उस समय अकबर के द्वारा ये निर्मित किया गया था। इसमें जहांगीर महल और ख़ास महल भी है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है हमारा ताजमहल जो कि आगरा में ही है और ये है यूपी में और ये शामिल हुआ था 1983 में। तो यूपी के कितने हो गए, आगरा का किला और ताजमहल जो है वो दोनों यूपी के हैं और ये दोनों ही 1983 को हुए थे। फिर आता है हमारा अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है। इसे अजंता केव्स भी कहा जाता है। यहाँ कुल गुफा की संख्या जो है वो 29 है और ये अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये भी 1983 को शामिल हो गया था यूनेस्को की साइट में। तो आपने देखा इसमें मैंने 3 आपको बताएं, आगरा का किला, ताजमहल और अजंता की गुफाएं। आगरा का किला, ताजमहल ये दोनों यूपी में है और अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अजंता केव्स कहाँ पे है, तो आप इसे याद रखेंगे कि ये यूनेस्को के शामिल है और ये 1983 को शामिल हुआ। अगला है हमारा एलोरा की गुफाएँ जो कि महाराष्ट्र में है। ये भी 1983 में हुआ था। इसमें कुल गुफाओं की संख्या है 34, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है। ये काफ़ी फेमस मंदिर है, तो आप इसे याद रखेंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और ये 1984 में शामिल हुआ था। ईयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ईयर को याद रखेंगे। और ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये नरसिंह देव बर्मन द्वारा निर्मित है जो कि कलिंग वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि है उड़ीसा में है और ये कब शामिल हुआ था यूनेस्को में, 1984 में शामिल हुआ था। और यहाँ आप उसका इमेज भी देख पा रहे होंगे कि ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये नरसिंह देव बर्मन के द्वारा बनाया गया था जो कि कलिंग वास्तुकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर अगला है महाबलीपुरम के स्मारक। तो महाबलीपुरम के स्मारक जो है वो तमिलनाडु में है और ये 1984 में जो है वो शामिल हुए थे, जो कि पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित पंचरथ मंदिर
जो कि महाभारत से संबंधित है। तो आप इसने याद रखा कि इसमें कौन से हैं, एलोरा की गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में है, फिर कोणार्क सूर्य मंदिर है, फिर जो कि उड़ीसा में है, महाबलीपुरम के स्मारक हैं जो कि तमिलनाडु में है। अगला है हमारा 7वां जो कि है काजीरंगा उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। ये जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है और इसकी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1974 में। तो यहाँ से ये वाला फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। और इसे 2007 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया। अगर आपको दोस्तों नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यूनेस्को में शामिल हुआ था 1985 को, जो कि असम में है। फिर अगला आता है दोस्तों हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है और ये भी 1985 में शामिल हुआ था। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, असम में है और ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल पहला रिजर्व है। तो मतलब मानस राष्ट्रीय उद्यान को ही 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व बनाया गया, इसमें ये पहला टाइगर रिजर्व उद्यान बना। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मतलब इसमें बायोस्फीयर रिजर्व भी है और इसी में 1973 के तहत जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत की गई थी तो इसी में पहला टाइगर रिजर्व भी बनाया गया था इसी उद्यान में, जो कि है मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। फिर अगला है दोस्तों हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है और ये 1985 में शामिल हुआ था। इस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था। तो आप इसे याद रखेंगे कि केवलादेव का जो नाम था वो पहले क्या था, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। और ये कब शामिल हुआ था, तो 1985 में। अगर आपसे ये दोनों नाम पूछे जाएँ तो आप ये दोनों नाम याद कर सकते हैं, केवलादेव और भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान में मौजूद है। अगला है हमारा हम्पी के स्मारक समूह। जो हम्पी का स्मारक समूह बना हुआ है, मतलब छोटी छोटी मंदिरें बहुत सारी बनी हैं, तो उन्हीं को हम्पी के स्मारक समूह कहा जाता है और ये कर्नाटक में मौजूद है। आपने देखा होगा जो 50 रुपये का नोट आता है नया वाला, उसमें इसी की फ़ोटो छपी हुई है, जैसे कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया था, जो कि 1986 में, ये ईयर आप याद रखेंगे, ये यूनेस्को की साइट में शामिल हो गया था। तो हम्पी के स्मारक कहाँ पे हैं दोस्तों, कर्नाटक में है और ये 1986 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। फिर अगला है खजुराहो के स्मारक समूह। तो खजुराहो में भी ऐसे ही स्मारक समूह है और ये खजुराहो कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है, जो कि चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे, ये भी 1986 में जो है वो शामिल हुआ था। तो आपने देखा हम्पी के स्मारक समूह है और खजुराहो के स्मारक समूह है। हम्पी का स्मारक समूह कर्नाटक में है और खजुराहो का स्मारक समूह जो है वो मध्य प्रदेश में है। फिर अगला जो है फतेहपुर सीकरी है, जो कि फतेहपुर सीकरी पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। यह विजय का नगर अकबर द्वारा निर्मित है। यहाँ पंचमहल और अनूप तालाब स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी में ही पंचमहल है और अनूप तालाब स्थित है। और फतेहपुर सीकरी जो है वो यूपी में पड़ता है और ये कब यूनेस्को में शामिल हुआ था, तो 1986 में ये शामिल हुआ था। अगला आता है हमारा गोवा के गिरजाघर वो कॉन्वेंट। तो गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट भी जो है वो यूनेस्को में शामिल है और ये 1986 में शामिल है। पुर्तगाली राजस्थानी रहे इस शहर में चर्च एशिया के धर्म प्रचार का प्रतीक है। जो पुर्तगाली भारत में आए थे वो इसे राजधानी इस शहर को बनाया था और इसमें चर्च जो है वो एशिया के धर्म प्रचार का प्रतीक माना जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं 13 हो गया आपके पास, जो कि गोवा का गिरजाघर है, और 14 है एलिफेंट की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है। तो गोवा के गिरजाघर गोवा में है और एलिफेंटा की गुफाएं जो कि है महाराष्ट्र में है, जो कि 1987 में शामिल हुआ था यूनेस्को में। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में है और ये 1987 में ये शामिल हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में है, ये 1987 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। अगला है हमारा 16 पड्डाडक्कल के स्मारक समूह। तो पड्डाडक्कल के स्मारक समूह कर्नाटका में मौजूद हैं और ये 1987 में ये भी शामिल हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि पड्डाडक्कल के स्मारक समूह कर्नाटक में है और ये 1987 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। अगला आता है हमारा चोल मंदिर, जो कि तमिलनाडु में मौजूद है और ये 1987 में इसे शामिल कर लिया गया था। राजेंद्र चोल द्वारा बनाया गया था और बृद्धेश्वर, तंजावुर और एरातेश्वर मंदिर जो है ये सभी भी यहाँ पे तमिलनाडु में मौजूद हैं, आप इसे याद रखेंगे। अगला है नंदा देवी और फूलों की घाटी। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अगला है हमारा सांची के बौद्ध स्तूप। तो सांची के बौद्ध स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो मौजूद है। जैसा कि आपने 200 रुपये के नए नोट पे देखा होगा कि अशोक द्वारा निर्मित 200 रुपये के नोट पर ये अंकित है, जो कि सांची के बौद्ध स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है और ये 1989 में शामिल हुआ था।
आपने देखा कि इसमें चोल मंदिर है जो कि तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद नंदा देवी और फूलों की घाटी है जो कि उत्तराखंड में मौजूद है, ये 1988 में शामिल हुआ था। और जो सांची के बौद्ध स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है और ये 1989 में शामिल हुआ था। अगला आता है दोस्तों हमारा 20वां है हमारा हुमायूं का मकबरा, हुमायूंस टॉम्ब, जो कि दिल्ली में है और इसे 1993 में शामिल किया गया था, जो कि राजधानी से पहला यूनेस्को स्थल है। आप देख सकते हैं जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, इसलिए राजस्थानी से ये पहला यूनेस्को स्थल है। अगला है कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक, जो कुतुब मीनार है और उसके आसपास के जो स्मारक बने हैं तो वो भी दिल्ली में मौजूद है और उसे भी शामिल किया गया था 1993 में। आप इसे याद रखेंगे, हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है और कुतुब मीनार और उसके आसपास के स्मारक वो भी शामिल किए गए थे 1993 में, ये भी दिल्ली में ही मौजूद है। अगला आता है हमारा भारतीय पर्वतीय रेलवे, जो कि जैसे आप देख सकते हैं इमेज में कि ये ब्रिज पे बने होते हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो जैसे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, नीलगिरी हिमालय रेलवे और कालका शिमला रेलवे जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सभी जो है ये भी जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व धरोहर स्थल में जो कि है शामिल है। जैसे कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल में 1999 में, नीलगिरी हिमालय रेलवे ये 2005 में और कालका शिमला रेलवे ये हिमाचल प्रदेश में है और ये भी 2008 में इसे शामिल कर लिया गया था। तो आपने देखा कि भारतीय जो माउंटेन रेलवे है वो दार्जिलिंग में भी मौजूद है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसे 1999 में शामिल किया गया था। और ये नीलगिरी हिमालय रेलवे इसे 2005 में। फिर अगला है कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में है और इसे 2008 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। अगला आता है दोस्तों हमारा बोध गया का महाबोधि मंदिर। तो बोध गया का महाबोधि मंदिर जैसा कि नाम से आप जानते होंगे ये बिहार में मौजूद है और इसी को कब शामिल किया गया, ईयर था हमारा 2002। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो बिहार में महाबोधि का टेम्पल है इसे 2002 में शामिल कर लिया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अगला है भीमबेटका की गुफाएं। तो ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। दोस्तों आप जानते होंगे कि ये एमटीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जैसा कि पिछले बार के एमटीएस में और इस बार के दोनों एमटीएस में भीमबेटका की गुफाएँ पूछी गई थी। तो ये मध्य प्रदेश में मौजूद हैं जो कि 2003 में इसे शामिल कर लिया गया था। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर पूरा देखिएगा, इसी से क्वेश्चन जो है वो आपके जीडी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगला है हमारा 25 क्वेश्चन जो कि है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो 23 आपने देखा बोध गया का महाबोधि मंदिर है, बिहार में है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है और जो छत्रपति शिवाजी टेम्पल है ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इसे 2004 में जो है वो शामिल किया गया था। और मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इसे 2003 में शामिल किया गया था और बिहार का जो महाबोधि मंदिर है इसे 2002 में शामिल कर लिया गया था। अगला है हमारा 26 चंपानेर उद्यान या फिर जिसे पावागढ़ पुरातत्व के नाम से भी जाना जाता है, ये गुजरात में मौजूद है और इसे 2004 में जो है शामिल कर लिया गया था यूनेस्को में। आप देख सकते हैं इसका नाम चंपानेर उद्यान है जो कि गुजरात में है। अगला है लाल किला जो कि है दिल्ली में मौजूद है और इसे 2007 में शामिल कर लिया गया था। लाल किला जो है वो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, जो यमुना नदी के किनारे पर है और जो कि आप देखते हैं 500 के नए नोट पे जो कि इसी का चित्र जो है वो बनाया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लाल किला जो है वो दिल्ली में है और चंपानेर उद्यान जो है वो गुजरात में है। चंपानेर उद्यान को 2004 में शामिल किया गया, लाल किला को 2007 में शामिल किया गया। फिर अगला है जंतर मंतर, ये राजस्थान वाला है जो कि जयपुर में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जंतर मंतर जो कि राजस्थान में मौजूद है और जयपुर में, तो ये 2010 में शामिल किया गया था इसे। अगला है हमारा पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटका में है। तो जितने भी वेस्टर्न घाट हैं इन्हें 2012 में शामिल कर लिया गया था। वेस्टर्न घाट में कौन कौन से जो है राज्य है वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटक, मतलब जहाँ से समुद्र जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं उन्हीं को वेस्टर्न घाट कहा जाएगा। अगला है हमारा 30 वाला जो कि हम देखते हैं, इसमें हमें बताया गया है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग जिसमें 6 किले मौजूद हैं। अजमेर का किला, गागरौन का किला, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ के किले और रणथंभौर जो कि है राजस्थान में मौजूद है ये सभी, और इन्हें 2013 में शामिल कर लिया गया था। जो ये कुंभलगढ़ का किला है या फिर कुंभलगढ़ के आसपास की दीवारें जो हैं वो चीन की दीवार के बाद सेकंड नंबर की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। अगला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो कि है हिमाचल प्रदेश में है और इन्हें 2014 में शामिल कर लिया गया था। अगला है हमारा रानी की वाव जो कि गुजरात में है और ये दोस्तों सोलंकी वंश द्वारा बनाया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे, रानी की वाव जो गुजरात में है इसे 2014 में शामिल किया गया था और इसी का फ़ोटो जो है, इसी का चित्र 100 रुपये के नए नोट पे मौजूद है। अगला है 33 क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है और इसे 2016 में शामिल कर लिया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि रानी की वाव गुजरात में है, 2014 में शामिल किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है और इसे 2016 में शामिल किया गया।
अगला है दोस्तों हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है और इसे 2016 में शामिल किया गया था। तो आपने देखा इसमें रानी की वाव है गुजरात में और 2014 में शामिल की। फिर नालंदा विश्वविद्यालय है जो बिहार में है और इसे 2016 में शामिल किया गया। फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सिक्किम में है और इसे 2016 में शामिल किया गया। अगला है हमारा 35 जो कि है ली काबुर्जिया वास्तुशिल्प। तो ली काबुर्जिया वास्तुशिल्प ये चंडीगढ़ में है और इसे 2016 में शामिल किया गया। अगला है हमारा 36 अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर जो कि गुजरात में पड़ता है हमारा अहमदाबाद। तो वह 2017 में शामिल किया गया। साबरमती के किनारे जो सुल्तान अहमद शाह द्वारा बनाया गया था अहमदाबाद शहर को। तो आप इसे याद रखेंगे कि अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर जो कि गुजरात स्टेट में आते हैं और ये 2017 में शामिल हुआ। जो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर है ये यूनेस्को का पहला भारतीय शहर है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अहमदाबाद का जो ऐतिहासिक शहर है ये यूनेस्को का पहला भारतीय शहर है। अगला है 37 मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट। तो मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट जो है वो महाराष्ट्र में है और ये 2018 में इन्हें शामिल कर लिया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट ये महाराष्ट्र में है और ये कब शामिल हुए 2018 में। अगला है हमारा गुलाबी शहर या फिर पिंक सिटी जयपुर। तो पिंक सिटी जयपुर जो कि राजस्थान में है इसे शामिल किया गया 2019 में। जैसे कि पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, वाइट सिटी उदयपुर को कहते हैं, गोल्डन सिटी जो है वो जैसलमेर को कहते हैं और ब्लू सिटी जो है वो जोधपुर को कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। इसमें मैंने 35 बताया ली काबुर्जिया वास्तुशिल्प जो कि चंडीगढ़ में है। फिर अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर गुजरात में 2017 में शामिल हुआ जो कि यूनेस्को का पहला भारतीय शहर था। फिर मुंबई के विक्टोरियन आर्ट जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है ये 2018 में शामिल हुआ। फिर गुलाबी सिटी या फिर पिंक सिटी जो कि राजस्थान में है और ये 2019 में शामिल हुआ गया। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में इस शहर की स्थापना की। किस शहर की? जयपुर शहर की स्थापना की। तो आप इसे याद रखेंगे कि सवाई जयसिंह के द्वारा ही इसका नाम जयपुर रखा गया था और ये 1727 में इस शहर की इन्होंने स्थापना की थी सवाई जयसिंह द्वितीय ने, जो कि 2019 में ये शहर शामिल कर लिया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। 39 वाला हम देखेंगे जो कि इसमें हमसे पूछा गया है रामप्पा मंदिर। तो रामप्पा मंदिर है तेलंगाना में और ये 2021 में इसे शामिल किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है और ये काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था जो कि भगवान शिव के लिए समर्पित है। अगला है धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। आप इसे याद रखेंगे जो कि गुजरात में मौजूद है और ये 1968 में पुरातत्वविद जगत पति जोशी द्वारा खोजे गए। धौलावीरा का नाम गुजरात के कच्छ जिले के एक गाँव के नाम पर रखा गया है। अगला है मोहन जोदाड़ो गनवेरीवाला। हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद ये सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। तो आप इसे याद रखेंगे कि इन सभी के बाद ये 5वां जो महानगर है उसका नाम धौलावीरा है और धौलावीरा का नाम ही गुजरात के एक कच्छ जिले के गांव के नाम पर रखा गया था। अगला है दोस्तों हमारा 41 जो कि है शांति निकेतन और वो पश्चिम बंगाल में है और ये इसकी जो शामिल हुआ था ये 2023 में शामिल हुआ था। इसकी स्थापना की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आप इसे याद रखेंगे कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में मौजूद है और 2023 में इसे विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया। फिर अगला है लास्ट हमारा 42 जो कि है होयसल मंदिर। ये कर्नाटका में मौजूद है और इसे 2023 में शामिल कर लिया गया था। ये मंदिर कर्नाटका के हसन और मैसूर जिले में बेलूर, हेलीबिदु और सोमनाथपुरा में स्थित है। तो आपने देखा दोस्तों ये था हमारा शांति निकेतन और होयसल जो कि पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन और होयसल मंदिर जो है वो कर्नाटका में है। इन दोनों को 2023 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि इंडिया में मौजूद हैं वो सभी कराएं। ये सभी जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इन सभी से जो है वो क्वेश्चन एसएससी ने पूछ लिया है अपनी पिछली शिफ्टों में जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी के द्वारा। इन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टैटिक जीके का टॉपिक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। जैसा कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी जीडी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियो लेके आपके लिए आता रहूँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।